टू लर्न विद शेफाली। यूनिट 2 आपके एग्जाम्स में आ रहा है और टाइम थोड़ा सा कम है। यू आर एट द राइट प्लेस। इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीट वन शॉट रिविजन फॉर यूनिट 2 और हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से लेकर जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, सभी कुछ। ग्रैब योर नोटबुक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So first we will understand human resource planning. Human resource planning क्या होता है? See, आप जब human resources को manage कर रहे हैं, वो आपके लिए asset हैं, लेकिन क्योंकि वो asset हैं तो ज़रूरी है कि आप बहुत judiciously उसे यूज़ करें। Judiciously यूज़ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। क्या प्लान करना होगा? कैसे हम इनको एक्वायर करें, कहाँ से हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आएं, एक बार जब वो आ जाएंगे कैसे हम उसको यूटिलाइज करें ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट अपना निकाल सके उसमें से, कैसे हम उनको डेवलप करेंगे ताकि वो एम्प्लॉयज़ भी आगे ग्रो हों, कैसे हम उनको रिटेन करके रख पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहकर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करते रहें। अब ये सब जब आप प्लान करते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ये जब सब काम हम करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप पूरे कर पाएं। अब ना तो कहीं किसी डिपार्टमेंट में कोई शॉर्टेज हो, सही समय पर, सही टाइम पर, सही तरीके के एम्प्लॉयज हमें अवेलेबल हों। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब है एक जॉब को इन एंड आउट समझना, ये समझना कि उस जॉब में क्या क्या टास्क्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उस जॉब को करेगा उसकी, उस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए उस एम्प्लॉय के पास। जब आप ये दोनों ही एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस के दो बाय प्रोडक्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। वन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अनदर वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? वो पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस जहां आप जॉब को समझते हैं, यानी कि क्या रोल्स हैं उस पर्टिकुलर जॉब को करने वाले की, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या उस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उस जॉब को जब वो करेगा, वो सभी चीजें हम इसमें डालते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां आप ये सब चीजें, ये एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं। आप जॉब का टाइटल लिखेंगे, आप बताएंगे कि क्या लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक फिनेंस मैनेजर की जॉब है, दिल्ली में है, उस जॉब में फिनेंस मैनेजर को क्या एग्जैक्टली करना है, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो किसको रिपोर्ट करेगा, क्या कोई उसको रिपोर्ट कर रहा है, कोई सुपरविजन है। कुछ कुछ जॉब्स में कुछ टूल्स हम यूज करते हैं, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। कैसी वर्किंग कंडीशंस रहेंगी, क्या ये फील्ड जॉब है, क्या कोई हैजार्ड है इस जॉब को करने में, कुछ जॉब्स में वो भी होता है, और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। सो सब कुछ हम उस पर्टिकुलर जॉब को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जब हम दूसरा पहलू देखते हैं यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन, जहां हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉय उस जॉब को करने वाला है, उस एम्प्लॉय में क्या एबिलिटीज हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, क्या नॉलेज उसको होनी चाहिए, क्या उसकी फिजिकल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस जॉब के जो आपको चाहिए कि उस एम्प्लॉय में हो ताकि वो जॉब अच्छे से परफॉर्म की जा सके। अब ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां आप ये सब कुछ मेंशन करते हैं, क्या क्या जो उस जॉब को करेगा उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो, मे बी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, मे बी 5-10 साल, या आपको फ्रेशर भी चलेगा, क्या आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग हो, उसके पास की हुई हो उसने, फिजिकली कुछ आपके स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ आपका कई बार मेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए किसी जॉब के लिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेसिफिक टू द जॉब। बहुत सारी और चीज़ें जैसे पर्सनालिटी में आप क्या चाहते हैं, कहीं अगर आपको टीम वर्क चाहिए कि वो उससे बहुत अच्छे से आना चाहिए, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कुछ कुछ जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस हर जॉब के लिए नहीं चाहिए, बट जहाँ चाहिए यू विल मेंशन दैट एज वेल।
क्रिएटिविटी भी आपको कुछ कुछ जॉब्स के लिए जरूरी होती है, सो आप वो भी मेंशन करते हैं. Aptitude is also something that you will mention that this is the requirement of the job कि जो कैंडिडेट उसे करे वो उसमें होना चाहिए. Next, let's talk about difference between job description and job specification. Before I jump on to that, if you are finding this particular video useful and you think आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन में एक स्टेप और आगे लेकर जा रही है, don't forget to like this and share it with your friends, your batchmates, so that they can also learn. Alright, so let's get back to the difference between job description and job specification. First is meaning. Job description में आप job को describe करते हैं और job specification में आप उस job की क्या requirements हैं, क्या ज़रूरतें हैं, आप उसको describe करते हैं. नेक्स्ट इज फोकस. जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं तो आपका फोकस होता है उस जॉब पर, आपकी सारी नजर उस जॉब पर होती है, इसमें क्या करना है. लेकिन जब आप जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो आपका सारा ध्यान या जो जो चीजें आप लिख रहे होते हैं उस कैंडिडेट में क्या क्या होना चाहिए उस पर आपका सारा फोकस होता है. नेक्स्ट इज की कंटेंट्स. की कंटेंट्स में अभी हमने जो चीजें पढ़ी, जॉब टाइटल, लोकेशन आप बताते हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए. सो ऑल ऑफ दैट ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया. कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे. Whatever you remember, you are able to memorize. Do write down in the comment section so that I also get to know कि आपको सिर्फ समझ आ रहा है या you are able to memorize it also. Next is origin. ओरिजिन में जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो आप जॉब एनालिसिस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेट्स से एक नई जॉब का अगर मुझे डिस्क्रिप्शन बनाना है तो मैं पुरानी जॉब्स को समझूंगी, क्या रोल था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कैसे स्किल्स उसके लिए चाहिए थे. अगर उसमें कुछ कमी होगी या कुछ मुझे लगेगा नहीं ये स्किल भी होता तो ज्यादा अच्छे से हो सकती थी वो जॉब. सो मे बी दिस टाइम व्हेन आई विल प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर दिस न्यू जॉब, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वो नया जॉब डिस्क्रिप्शन बनाऊंगी. सो ओरिजिन क्या है? जॉब एनालिसिस. अब जब मैं इस जॉब का जॉब स्पेसिफिकेशन बनाऊंगी कि क्या चीजें उस एम्प्लॉय में हो कि वो अब ये जो नई जॉब हमने क्रिएट किया है जिसका हमने अभी अभी डिस्क्रिप्शन बनाया उसे अच्छे से कर सके, उसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन को रेफर करूं. सो मेरा जो ओरिजिन है फॉर जॉब स्पेसिफिकेशन वो आता है जॉब डिस्क्रिप्शन से. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. ये जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन जो बनाते हैं आखिर इसका यूज कहाँ है? ये काम आता है एक्सपेक्टेशंस को सेट करने में. इससे एम्प्लॉयज को क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली क्या उसे करना है, क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि जब ये रोल क्लैरिटी नहीं होती तो बहुत सारे कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं. जब बात आती है जॉब स्पेसिफिकेशन की, वो आप यूज करते हैं जॉब सिलेक्शन के टाइम पर, रिक्रूटमेंट के टाइम पर, जब आप अप्रेजल करते हैं तब भी, प्रमोशन, हर समय पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कि क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल्स होने चाहिए या हैं उस एम्प्लॉई में जो उस जॉब को परफॉर्म करेगा, ताकि आप अच्छे से ये सब काम सिलेक्शन कर पाएं. अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप करेंगे कैसे? सो दैट इज वाई ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही रेलिवेंट है. नेक्स्ट इज जॉब डिजाइन. जॉब डिजाइन क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ वे जिसमें आप ऑर्गेनाइज करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में सी बहुत सारी चीजें होती हैं. अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया फिनेंस मैनेजर का. सो अगर आप फिनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, वहां बहुत तरीके की जॉब्स हो सकती हैं. एक मैनेजर हो सकता है कि वो फंड्स की प्लानिंग करेगा, एक होगा जो ट्रेजरी संभालेगा, एक होगा जो अकाउंट्स मेंटेन करेगा. सो ये सभी फिनेंस डिपार्टमेंट के काम हैं, लेकिन हमने इनको अलग अलग तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रुप किया है. ड्यूटीज को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं विद इन द सेम डिपार्टमेंट. दिस इज what we need to understand. It basically it is called job design कि हम कैसे उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे हम उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ये हम करते क्यों हैं? इसका मेन जो रीजन होता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन जो करना चाहती है और एक एम्प्लॉय जो करने में अच्छा है हम उससे मैच कर सके.
कोई एम्प्लॉय अगर लेट्स से क्रिएटिविटी उसकी बहुत अच्छी है, सो मे बी आप उसे प्लानिंग के लिए कंसिडर करना चाहेंगे। कोई एम्प्लॉय मे बी वो बहुत स्पेसिफिक है, डिटेलिंग बहुत अच्छी उसको आती है, सो मे बी वहाँ आप उसको ट्रेजरी में यूज करना चाहेंगे, या मे बी आपको फॉर सम अदर थिंग्स आपको ये लगेगा कि इसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए लेना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली जब आप करते हैं कैटेगराइज कर देते हैं, दैट इज जॉब डिजाइन। अब there are various techniques, there are various methods, approaches to this job design. कई बार जब आप टास्क डिवाइड करते हैं, हर एम्प्लॉय अलग अलग काम कर रहा है, उसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कई बार उसे लगता है ये जॉब बहुत मोनोटोनस है, कभी कभी उसे लगता है ये ज़्यादा ही आसान है, कभी कभी उसको लगता है कि क्या मैं यही करता रहूँ, कुछ अलग नहीं है ना। इन सब चीज़ों को डील करने के लिए व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ जॉब, देयर आर वेरियस टेक्निक्स विच आर यूज्ड सो दैट ये सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दोज वन बाय वन। फर्स्ट इज जॉब सिंप्लीफिकेशन। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जॉब सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक जॉब जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, मे बी उसमें मल्टी फेसेटेड रोल्स हैं और वो एम्प्लॉय को मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। मे बी आप उसको कुछ टुकड़ों में बांट देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल असेंबली का काम है, तो आप जो एक एम्प्लॉय 3-4 पार्ट्स असेंबल कर रहा था, अब आप उसको सिर्फ 2 पार्ट्स देंगे असेंबल करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने जॉब को सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में हम एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। तो पहले वो कुछ और काम कर रहा था, अब वो कुछ और काम कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बैंक का एग्जाम्पल लें, एक एम्प्लॉय जो कैश पेमेंट्स कर रहा था और कैश रिसीट्स भी कर रहा था, अगर वो काम उसे मुश्किल लग रहा है कि मैं दोनों कर रहा हूँ, कैश पेमेंट्स भी ले रहा हूँ और रिसीट्स भी ले रहा हूँ, और शायद वो कंफ्यूज हो रहा है, तो आप अगर उसे ये कहेंगे कि कल से आप सिर्फ पेमेंट्स लीजिए, रिसीट्स दूसरे काउंटर पे होंगी, तो दिस इज जॉब सिंप्लीफिकेशन। अगर वो ये कहे कि मुझे ये काम बोरिंग लग रहा है, मुझे कुछ और भी करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ, सो हम क्या करेंगे, उसे रोटेट कर देंगे। मे बी हम उसे डीमैट डेस्क पे बिठा सकते हैं, एनआरआई डेस्क पे बिठा सकते हैं, सो उससे क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट ही विल बी एबल टू डू। लेकिन जनरली हम ये जब करते हैं, ये सेम लेवल पर रखते हैं उसे। अब जॉब एनलार्जमेंट क्या है, लेट्स से अब अगर एक बैंक में कैश पेमेंट्स एक काउंटर पे ली जाती हैं, कैश रिसीट्स दूसरे काउंटर पे ली जाती हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये बोरिंग हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो कैश पेमेंट ले रहा है, आप उससे ये कहेंगे कि कल से आपको कैश रिसीट्स भी लेनी है, लेकिन अब इस बार जो मैंने उसका काम उसको शिफ्ट नहीं किया, मैंने कहा आप दोनों काम करेंगे, और वो दोनों ही काम करने के लिए उसे जो लेवल ऑफ स्किल चाहिए वो वही चाहिए जो उसे पहले चाहिए था। सो हमें एक हायर लेवल स्किल, ऐसा नहीं है कि पहले हमें 12th क्लास चल रहा था और अब हमें जो है ग्रेजुएट चाहिए। सो लेवल ऑफ स्किल, क्वालिफिकेशन वो वही चाहिए, लेकिन काम आपने थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ा दिया। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, यहाँ आप एक एम्प्लॉय को कुछ चैलेंजिंग टास्क देते हैं। आप वही काम जो वो कर रहा है, मे बी उसकी या तो प्लानिंग या तो उसका कंट्रोल वाला पार्ट ऐड कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो हम कैशियर की बात कर रहे थे, अगर कल से मैं बोलूं कि जो कैशियर है वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट डे के लिए कितना कैश इंडेंट होना चाहिए, सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने उसका प्लानिंग पार्ट उसको दे दिया। अब जब मैं ये कर रही हूं तो मैंने क्या किया, मैंने जॉब को enrich कर दिया। So this is how through various techniques you can design a job different. Next is recruitment. रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं। वो कैंडिडेट्स जो आपको जिस जॉब की वैकेंसी है, आपके पास रिक्वायरमेंट है, उसको फिल कर सकता है, और आप एक पूल क्रिएट करते हैं जिसमें से आप बेसिकली उस अच्छे कैंडिडेट को चुन सकें जिसे आप बाद में एम्प्लॉय करना चाहेंगे। अब यहाँ पर हमें मैच करना पड़ता है कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स को। उन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप ये सोचेंगे कि मुझे रिक्रूटमेंट करना कहाँ से है। क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, या फिर मुझे बाहर कैंपस में जाना होगा, या सोशल मीडिया पे पोस्ट करना होगा। थोड़ा सा और डेप्थ में हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ
सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक हम कहते हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो एम्प्लॉयज जो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उसमें से ही रिक्रूट कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स होता है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाकर ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढते हैं जो आपकी एम्प्लॉयज की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो वैकेंसी है उसको पूरा कर सके। सो जब आप वो करेंगे वो होगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते क्या क्या हैं? लेट्स से अगर मैं किसी को ट्रांसफर करती हूँ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरनली ही उसको कुछ और काम दे दिया और अपनी वो वैकेंसी फिल कर दी। सो इसमें क्या होता है, कई बार अंडर स्टाफ्ड होता है, दूसरा ओवर स्टाफ्ड है, तो यू कैन ट्रांसफर। नेक्स्ट इज प्रमोशन। कई बार नीचे मुझे लग रहा है कि ये मैनेजर बनाने लायक है तो आप उसको हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं, वैसे भी आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। कभी कभी डिमोशन से भी कोई नीचे की वैकेंसी फिल हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्स एम्प्लॉयज। तो जिन एम्प्लॉयज ने आपके साथ पहले काम किया है अगर आप उन्हें वापस ज्वाइन करवाते हैं, दैट इज ऑल्सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉय रेफरल्स, ये बहुत पॉपुलर है आजकल। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इसको यूज करते हैं जहां पर वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप किसी को रेफर करना चाहें, सो दैट अगर कोई भी नोन्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। सो ये कुछ एक सोर्सेज हैं जहां से आप अपनी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। दीज आर इंटरनल। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए हम ये सब सोर्सेज यूज करते हैं। यू कैन गिव एडवर्टाइजमेंट, मे बी किसी टीवी में, न्यूज़पेपर में। आजकल सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसमें आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के थ्रू रिक्रूट करते हैं। कैंपस में जाकर मे बी जो फ्रेशर्स हैं आप उनको रिक्रूट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जहां पर जॉब सीकर्स और वो लोग जो जॉब के लिए लोग ढूंढ रहे हैं उनको आपस में मिलाया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज जहां पर आप ये रिक्रूटमेंट का काम, बेसिकली कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, वो फर्दर रिक्रूट करती हैं आपके लिए, सो वो आप यूज कर सकते हैं। ई रिक्रूटमेंट है जहां पर आप वेब बेस्ड तरीके से रिक्रूट करते हैं, मे बी आपकी वेबसाइट, आप कोई और प्लेटफॉर्म है या कोई एट टाइम्स कोई ऐप है जिसके थ्रू आप रिक्रूट कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट होता है जब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा होता है कि फैक्ट्री गेट पर ही कुछ लोग हैं जो आएंगे, दे विल आस्क अगर काम के लिए कुछ अवेलेबिलिटी है और वहां से आप रिक्रूट कर लेंगे। कैजुअल कॉलर्स की कई बार आप जो है कैजुअली जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉल कर देते हैं कि क्या कोई रिक्वायरमेंट है और आप उन्हें बोलते हैं ठीक है आप अपना CV ईमेल कर दीजिए, सो दैट कुड आल्सो बी वन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं जो फर्दर आपको एम्प्लॉइज अवेलेबल करवा देता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है और बहुत बेसिक है। फर्स्ट डिफरेंस इज इकोनॉमी। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत चीपर है, ऑब्वियसली चीपर होगा क्योंकि अगर आप इंटरनली रिक्रूट करना चाहते हैं तो आपको करना ही क्या है, आप सिंपली एक ईमेल भेज देंगे या आप एक नोटिफिकेशन भेज देंगे कि we have such and such requirement, those who are interested may kindly apply, that's it। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जाते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है, वहां पर बहुत अच्छा खासा अमाउंट है जो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। वो अमाउंट आपको उनके इंटरव्यू के टाइम पर भी स्पेंड करना पड़ेगा, सो वो अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर होने वाला है। नेक्स्ट इज चॉइस। चॉइस में जब आप इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूट करते हैं आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस होती है क्योंकि वही गिने चुने लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसी में से एम्प्लॉयज जो हैं वो रिक्रूट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। वहां पर चॉइस ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली वहां तो आप कितने भी लोग हैं जो आप चाहें ले सकते हैं, सो वाइडर चॉइस। नेक्स्ट इज टाइम। बहुत टाइम लगता है अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे जा रहे हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। वहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी, लेट्स से कैंपस रिक्रूटमेंट है तो आपको वहाँ बात करनी पड़ेगी, वहाँ पर कंडक्ट करवाना, सो वो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इंटरनल में एज आई सेड अर्लियर कि आपको सिंपली एक मेल करना है और आपके पास एप्लीकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, सो इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग।
मोटिवेशन, अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे जा रहे हैं और आपके एम्प्लॉयज़ को पता है कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंटरनली ही प्रमोट करती है, सो दे विल गेट मोटिवेटेड कि हम अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें ही प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करती है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उतना मोटिवेटेड नहीं होंगे अच्छा काम करने के लिए। क्वालिटी का भी फर्क है। जब आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करते हैं तो आप फ्रेश टैलेंट नहीं ला पाते, फ्रेश आइडियाज नहीं आ पाते। जो आपके पास ऑलरेडी लोग हैं उनकी जितनी समझ है, नॉलेज है, आप वहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज में जा रहे हैं, आप फ्रेश टैलेंट ले रहे हैं, फ्रेश आइडियाज आपके आसपास आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। बहुत सारे मेरिट्स हैं इंटरनल सोर्सेज से अगर हम जाते हैं। जैसा कि हमने कहा, आपका एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहेगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिक कर रहना चाहेगा, वो लॉयल रहेगा, बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा नहीं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक नोटिस डालेंगे, नोटिफिकेशन डालेंगे और आप ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी ना, तो आपको उसको काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसको पहले से पता है। रिक्रूटमेंट एट टाइम्स आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी सेव हो जाती है। सो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है, कहीं अंडर स्टाफिंग है, तो आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करके उसको भी बैलेंस आउट कर सकते हैं। आपके लिए फ्यूचर मैनेजर्स भी डेवलप होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आप अपने जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास बहुत पोटेंशियल है उन्हीं को फ्यूचर में मैनेजर बना देते हैं। सो आप फ्यूचर मैनेजर्स इस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। डीमेरिट्स भी हैं इस तरीके के। डीमेरिट्स ये हैं जो हमने पहले भी बात की कि फ्रेश टैलेंट आपके पास नहीं आएगा। अगर बाहर अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे, देन यू विल बी लूजिंग ऑन दैट। आपका एक क्लैश भी आता है अगर आप इंटरनल सोर्सेज में जाते हैं बिटवीन मेरिट एंड सीनियरिटी। जब आप इंटरनल सोर्सेज पर जाएंगे तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि आप जो प्रमोशन देने वाले हैं तो वो मेरिट के हिसाब से होगा, वो सीनियरिटी के हिसाब से होगा, क्योंकि मेरिटोरियस लोग कुछ और चाहेंगे, सीनियर लोग कुछ और चाहेंगे। सो आपको उसके साथ डील करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आप इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर जा रहे हैं तो। फेवरेटिज्म, बायसनेस इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करते हैं तो बहुत बार मैनेजर्स दे आर बायस्ड कि जो बहुत ही उनका फेवरेट होता है या बहुत अच्छे से बटरिंग करता है, कई बार आप देखेंगे कि उनका प्रमोशन हो जाता है और कोई डिजर्विंग कैंडिडेट छूट सकता है। चॉइस इसमें लिमिटेड है, हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती। अगर आपको लंबे बड़े स्केल पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए तो शायद आपके लिए इंटरनल सोर्स काम भी नहीं करेगा। एंथुजियाज्म लोगों का कम हो जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं उनके अंदर उतना स्पिरिट ऑफ कंपटीशन नहीं रहता। उन्हें पता होता है कि जब आप प्रमोट करेंगे तो आप इंटरनली ही प्रमोट करने वाले हैं, तो दे विल नॉट बी वेरी एंथुजियास्टिक कि हम चलो अच्छा करके दिखाते हैं क्योंकि बहुत कंपटीशन है आपस में एम्प्लॉयज़ में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें पता है कि यहीं से सिलेक्ट करना है, यही लोग हैं, सो लथार्जिक हो जाएंगे। अब इसमें ऑल्सो जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो बार बार ट्रांसफ़र करने से भी प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इतना ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करके भी काम नहीं कर सकते क्योंकि नई जगह पे सेटल होने के लिए उस एम्प्लॉय को भी कुछ समय तो चाहिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज से जब हम हायर करते हैं वहाँ आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है, उनका एक नया आउटलुक होता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर रहे हैं। जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे बहुत सारी नई चीज़ें आपको प्रॉब्ली बताएंगे जो उस इंडस्ट्री में वर्क करती हैं और जिन्हें वो बहुत अच्छे से समझते हैं। आपके पास चॉइस भी ज़्यादा है, सो यू कैन बी वेरी सिलेक्टिव, जो आप इंटरनल में नहीं कर पा रहे थे। कंपटीशन जो है वो एम्प्लॉयज़ में यहाँ बढ़ जाता है क्योंकि अब उन्हें पता है अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं तो बाहर से ही कैंडिडेट आएगा। सो दे रियली हैव टू आउट परफॉर्म। सो एक कॉम्पिटिटिव एज भी आपको मिलता है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता है कि बाहर क्या है। डीमेरिट्स भी ऑब्वियसली हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। जब आप इस पे जाते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉस्टली है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी।
आपको रिस्पॉन्स भी सर्टेन नहीं होता, आपको नहीं पता कि आपने एडवर्टीजमेंट दी है कितने लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको 10 की रिक्वायरमेंट है 100 करेंगे या 1000 लोग अप्लाई कर देंगे, सो दैट इज वेरी अनसर्टेन। एग्जिस्टिंग जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत इनसिक्योर्ड फील करेंगे कि कभी भी ये तो बाहर से एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं और हमें पूछते भी नहीं, तो वो एक इनसिक्योरिटी डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी एम्प्लॉयज़ में आती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बढ़ जाता है जो एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले जो हम करते हैं दैट इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग। प्लान क्या करना है, मुझे प्लान करना है कि मेरी नीड्स क्या हैं, मुझे हायरिंग किस चीज़ के लिए करनी है, कहाँ ज़रूरत है हायरिंग की। आप जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं स्टेज पर। जब ये हो जाता है उसके बाद आप ये देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से मुझे मैन पावर मिल सकता है। व्हाट आर सोर्सेज आर देयर, यू असेस कि क्या सभी सोर्सेज मेरे लिए वैलिड हैं। कई बार हो सकता है कि कोई सोर्स से आपको पता है कि हर बार कैंपस रिक्रूटमेंट आप नहीं कर सकते, या हर बार एडवर्टीजमेंट से ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे जो है मिल जाएं, या जैसा हमने कहा इंटरनल से मिल जाएं। सो आपको वैलिडेट भी करना पड़ेगा कि क्या वो जो सोर्स आप सोच रहे हैं वो सही है। आप जब ये सभी जो सोर्सेज हैं उनको अलग अलग असेस कर लेते हैं तो उसके बाद आप चूज कर लेते हैं कि ये बेस्ट है, आई विल गो फॉर दिस वन, और मे बी 2 ऑफ द सोर्सेज यू कैन पिक एंड यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद आप इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस। आप एप्लीकेंट्स को मे बी एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल करवाते हैं और उन्हें कहते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। और लास्टली यू डू इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अगर उसमें कुछ भी कमी है, कुछ दिक्कत है कि आप अच्छे से रिक्रूट नहीं कर पाए, सो मे बी नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। सो यू विल हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन थिंग ऑल्सो इन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आपने अभी रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट में आपने एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो आप लेकर आए, बहुत सारे लोगों ने आपकी जॉब के लिए अप्लाई किया। अब उसमें से आपको वो कैंडिडेट को चुनना है जो सूटेबल है उस पोजीशन के लिए बेस्ट है। अब जब आप ये करेंगे तो उसे हम कहेंगे सिलेक्शन। और ये आप कैसे करेंगे, इसका कोई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हो सकता है कि इस बेसिस पर हम सिलेक्शन करने वाले हैं, या इस आधार पर वो जो एम्प्लॉय है वो चुना जाएगा। मे भी उसमें ये रिक्वायरमेंट्स, ये क्वालिफिकेशंस, ये स्किल्स होने चाहिए। सो आप वो तय कर लेते हैं और फिर एक कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आप उसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सो आखिर ये सिलेक्शन हम करते कैसे हैं? फर्स्ट यू विल रिसीव एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी आप उसे स्क्रीन करेंगे। उसके बाद आप एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी लेते हैं, छोटा सा मे बी, जहां पर आप ये देखेंगे कि कोई कैंडिडेट बिल्कुल ही अनसूटेबल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो मे बी 2-3 क्वेश्चंस पूछकर आपको वो समझ आ जाता है। तो आप जो अनसूटेबल हैं उनको आप हटा देंगे। आप फिर जो बचेंगे एम्प्लॉयज़, आप देखेंगे हर स्टेज पर फिल्टर आउट होते जा रहे हैं एम्प्लॉयज़। सो नेक्स्ट स्टेज पर अब आप क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेंगे। इट कुड बी एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो सकता है, कोई भी आप एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट उससे करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसमें भी बहुत सारे लोग स्क्रीन आउट हो जाएंगे। जो बचेंगे उनका आप लेंगे इंटरव्यू। अब ये एक फाइनल इंटरव्यू हो सकता है जहां पर आप बहुत डेप्थ में उसे सामने बिठाकर उससे चीज़ें पूछेंगे, समझेंगे कि क्या ये कैंडिडेट सही है। ये अगर इस स्टेज पर आपको ये कैंडिडेट अच्छा लगा, देन यू विल आस्क फॉर रेफरेंसेस जो आपने पूछी थी, आप उसका चेक करेंगे कि क्या इसका जो रेफरेंस चेक है वो सही जा रहा है। मेडिकल एग्जामिनेशन आजकल आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में बहुत ये करवाया जाता है बिफोर एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। अगर ये सब कुछ सही जाए तो आप उसे दे देंगे ऑफर लेटर और वो आपकी जॉब को ज्वाइन कर लेगा। नेक्स्ट इज टेस्ट। टेस्ट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट, जहां पर आप ये समझते हैं कि उसमें चीज़ों को ग्रास्प करने की एबिलिटी कितनी है, क्या वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा, कितना इंटेलिजेंट है वो। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप उसके कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स चेक करते हैं कि उसको मेंटली कितना वो जो एम्प्लॉय है वो केपेबल है, और इवन कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और ये सब कुछ जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वो सब एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बहुत सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड, ऑक्यूपेशन, ट्रेड रिलेटेड टेस्ट होते हैं। सो मे बी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर पर अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं, सो यू कैन
गिव दैट टेस्ट अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं टू सी वो कितना प्रोफिशिएंट है उस चीज में. इंटरेस्ट टेस्ट बेसिकली किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट किस चीज में है. जब आप उसको लेटर ऑन ताकि प्लेस करें, आप अकॉर्डिंगली उसे प्लेस कर पाएंगे. पर्सनालिटी टेस्ट में आप समझते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो ओपन टू लर्निंग है, नहीं है. सो ओवरऑल आप उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं. नाउ आफ्टर दीज टेस्ट आर कंडक्टेड यू गो फॉर इंटरव्यूज. इंटरव्यूज क्या होता है? इंटरव्यू फेस टू फेस तरीका है, ओरल तरीका है, जहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कैंडिडेट को और उसको अप्रेज कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा कैंडिडेट है या नहीं है आपकी उस जॉब पोजीशन के लिए जिसके लिए आप एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं. अब यहाँ जब आप ये सूटेबिलिटी देखते हैं एक एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, बट फेस टू फेस, यहाँ आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मे बी वो एम्प्लॉय कुछ आपको बताएगा, आपको फर्दर उसमें और डेप्थ में आप समझना चाह रहे हैं. सो वो मौका भी आपको यहाँ पर मिलता है जो जनरली टेस्ट में आपको नहीं मिलता. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट के समय आप एक पूल क्रिएट करते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का जिसमें से आप लेटर ऑन सिलेक्ट कर पाएं, और सिलेक्शन में आप सबसे सूटेबल कैंडिडेट को उस पूल में से सिलेक्ट करते हैं. नेचर अगर आप देखें, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें आपकी जॉब पोजीशन के लिए. लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है. नेगेटिव इसलिए क्योंकि वहां आपका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट करते जाना उन कैंडिडेट्स को जो अनसूटेबल हैं. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड टाइमिंग. ऑब्वियसली आप पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, पहले आप पूल क्रिएट करेंगे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का और बाद में ही आप सिलेक्शन कर पाएंगे. प्रोसीजर, जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं वहां पर आपको देखना पड़ता है हमें सोर्सिंग कहाँ से करनी है. लेट्स से कैंपस से करनी है तो आप उनके साथ नेटवर्क करेंगे, आप तय करेंगे कि कब कैंपस में आया जाएगा, आप वहां पर वो नोटिफिकेशन देंगे, आप फॉर्म्स अवेलेबल करवाएंगे उस जॉब वैकेंसी के लिए, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोग आपके पास अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो दैट इज रिक्रूटमेंट. अब यही सिलेक्शन में आप जब उसे सिलेक्ट करने चलेंगे तो आप उसका इंटरव्यू लेंगे, उसकी एप्लीकेशन को स्क्रीन करेंगे, टेस्ट करवाएंगे एंड रेफरेंस चेक, मेडिकल चेक, सो बहुत सारी ये सब चीजें करके फाइनली अगर आपको कैंडिडेट सही लगेगा आप ऑफर लेटर देंगे. नंबर की अगर आप बात करें तो जनरली जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो कोई आप रेस्ट्रिक्शन नहीं इतनी लगा सकते कि कितने लोग अप्लाई करें इस पोजीशन के लिए. लेकिन जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक नंबर जरूर होता है कि मुझे 10 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है या हायर करना है या कितने एम्प्लॉयज 2 करने हैं. तो वो नंबर सर्टेन होगा जो मुझे पता होगा इंटरव्यू लेने से भी पहले. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. रिक्रूटमेंट के टाइम पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिलेशन है वो नहीं इस्टेब्लिश होता एम्प्लॉयर और उस प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय में. लेकिन जब सिलेक्शन होता है वो स्टेज है जहां वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है. टाइम रिक्वायर्ड की अगर आप बात करें तो रिक्रूटमेंट में कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लगता है, और स्पेशली अगर आप रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज से कर रहे हैं तो और भी कम लगता है. लेकिन अगर आप बात करेंगे सिलेक्शन की, वो एक लंबा प्रोसेस है. आप टेस्ट लेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है वहां करने के लिए, तो ऑब्वियसली वहां जो आपका टाइम है वो बहुत ज्यादा जाता है हर एक स्टेज पर. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल. रिक्रूटमेंट कंपैरेटिवली सिंपल है येट इम्पॉर्टेंट है, यस, लेकिन अगर आप सिलेक्शन देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है. सो ये था डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट. जब आप एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बात आती है उस एम्प्लॉय को प्लेस करने की. प्लेस करने की यानी कि उस जो एम्प्लॉय है उसकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों को मैच करने की, उसमें तालमेल बिठाने की और सही एम्प्लॉय को सही जगह पर प्लेस करना. दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट. इसमें आप जब कोई फ्रेश कैंडिडेट हायर करते हैं वो भी आता है, और कई बार जब आप रीअसाइन करते हैं एम्प्लॉयज को, एक जगह से दूसरी जगह पे आप भेजते हैं, तो वो भी प्लेसमेंट का ही पार्ट होता है. नेक्स्ट कम्स इंडक्शन.
जब एम्प्लॉयज़ को आप प्लेस कर देते हैं, आपको उस एम्प्लॉय को फेमिलराइज भी करवाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जब आप वो करते हैं उसे हम कहते हैं इंडक्शन। सो यहाँ आप उस एम्प्लॉय को बताएंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या मिशन है, क्या उसका विजन है, किन प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, क्या प्रोसेसेस हैं जो वो फॉलो करती है, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो उसके लिए जानना ज़रूरी है, कल्चर, फैसिलिटीज़, वो सब आप उसे बताते हैं, फेमिलराइज करवाते हैं, उसको एक फॉर्मल वेलकम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो कंफर्टेबल फील करे एंड हम वो फर्स्ट इंप्रेशन उस एम्प्लॉय पर क्रिएट कर पाएँ जो ज़रूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय को लॉन्ग रन में रिटेन करके रखने के लिए। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जॉब चेंजेस। जॉब चेंजेस में हम इंक्लूड करते हैं ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, डिमोशंस, सेपरेशंस। ट्रांसफर क्या है? जब एक आप एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भेज देते हैं तो आप कहते हैं ट्रांसफर हुआ। प्रमोशन होता है जब हम एक एम्प्लॉय को एक लोअर लेवल पोजीशन से एक हायर लेवल पोजीशन पर ले जाते हैं तो हम कहते हैं प्रमोशन किया गया। इसका उल्टा कई बार होता है कि एक हायर पोजीशन से हम एम्प्लॉय को लोअर पोजीशन पर वापस ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमोशन। नेक्स्ट इज सेपरेशन। तो सेपरेशन मीन्स जनरली स्टूडेंट्स को लगता है सेपरेशन मीन्स कि जब एक एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया। इसके अलावा कई बार आप जब ऑर्गेनाइजेशन खुद से टर्मिनेट करती है एम्प्लॉयज़ को या ले ऑफ करती है, वो भी तरीके हैं जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ सेपरेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन से। सो दिस वॉज यूनिट 2। आई नो बहुत सारी चीज़ें आज हमने इसमें कवर की हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए याद रखना, बट यू कैन री वॉच द सेक्शंस। स्पेसिफिकली जो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में कई बार आते हैं, डिफरेंसेस जो हमने कवर किए, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, डू प्रिपेयर ऑल दोज पार्ट्स वेरी वेल and I will also share in the description this playlist for unit 2 and also unit 1 revision link. I hope this video was helpful for you, and if it was, don't forget to share it with your friends and help them out too, and keep me motivated for unit 3 one shot revision. I'll see you in the next class. Keep studying, do well. Do let me know what all you would like me to cover in unit 3 and what you are finding challenging there.